ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्लास 11th CBSE इंग्लिश मीडियम। कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि सर बेसिक कुछ फार्मूले हमें नहीं आते हैं, आप उन्हें लेकर के आइए। तो आज हम कुछ बेसिक्स फार्मूले पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्मूले, राइट बेटा। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्मूले पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपना होगा नंबर 1, जो अपन बार बार यूज करते हैं कई चैप्टरों में, और वो है बेटा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे आज। देखिए बेटा, बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1 + x की पावर n। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 + nx + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² + n × n - 1 × n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ + ... एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। ये अनंत तक चलता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। देखिए ये बेटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, इधर देखिए आप। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 × 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 × 2 × 1। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 = 4 3 2 1। लेकिन यह एक कंडीशन आती है बेटा, इफ़ x इज मच लेस देन 1। अगर x की वैल्यू बेटा 1 से बहुत छोटी है तो ऐसी कंडीशन में जो हाई पावर वाली टर्म्स होंगी इनको नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इसका मान 1 से छोटा है, सपोज 0.01 है, और यदि इसका आप स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.001, जो कि नेग्लिजिबल होगी। इसलिए हाई पावर्स को नेग्लिजिबल मान करके छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म हो जाती है = 1 + nx। यानी केवल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कब? जब x की वैल्यू 1 से कैसी हो, बहुत छोटी हो, यानी x इज मच लेस देन 1, राइट। सेकेंड फॉर्मूले में अगर आपसे कहता है बेटा 1 + x की पावर -n, राइट। अगर आपसे कहता है -n, तो इस फॉर्मूले में n की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे? -n को। तो यह हो जाएगा बेटा 1, n की जगह माइनस आएगा तो -nx, और यहाँ देखो n की जगह में क्या रखूँगा बेटा? -n, और यहाँ क्या आ जाएगा? -n - 1। तो इसमें से माइनस कॉमन आके इसे प्लस कर देगा, और यहाँ क्या बचेगा? n + 1, राइट बेटा। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? +n, और ये हो जाएगा बेटा n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा x²। ऐसे यदि आप यहाँ रखोगे तो यहाँ क्या आएगा? -n, यहाँ क्या आएगा? -n, यहाँ क्या आएगा? -n। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन n की जगह क्या रहेगा? देखो यहाँ रख के बता देता हूँ। -n - 1 और -n - 2। यहाँ से -n, इससे माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा बेटा? n + 1,
और इससे माइनस कॉमन लिया तो n+2 और ये माइनस प्लस, तो ये रह जाएगा माइनस n इंटू n+1 इंटू n+2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर क्यू एंड डॉट 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 इन्फानाइट। फिर इसमें कंडीशन लगा देंगे बेटा क्या, इफ x इज मच लेस देन 1, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये हायर पावर जो हैं इन्हें नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस x की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस nx। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जब x की वैल्यू 1 से कैसी हो, छोटी हो, राइट। तो ये तो बात थी किसकी बेटा, बाइनोमियल थ्योरम की। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर एक्सपोनेंशियल सीरीज की। किसकी बेटा, एक्सपोनेंशियल सीरीज। आइए जुड़िए मेरे साथ। अब बात करेंगे नंबर 2, एक्सपोनेंशियल की पावर x। बेटा एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e, तो e की पावर x का यदि हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये होता है बेटा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। फिर वही कंडीशन बेटा, अगर यहाँ पर x का मान 1 से मच लेस देन है तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, इफ़ x इज मच लेस देन 1, राइट बेटा। e की पावर x को क्या लिखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, राइट। तो लॉगरिथमिक सीरीज में क्या आएगा बेटा, लॉगरिथमिक सीरीज के लिए बात कर लेते हैं, जैसे log बेस e 1 प्लस x, log बेस e 1 प्लस x, तो इसके लिए बेटा क्या आएगा, इसके लिए आता है अपने पास x। देखिए e की पावर x का क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे कंटिन्यू चलेगा। log के लिए आएगा log e 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और ये बेटा फैक्टोरियल नहीं है। और फिर इसमें कंडीशन लगा देते हैं अगर क्या, कि इफ़ x इज़ मच लेस देन 1, तो इन सब को नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला बन जाएगा log बेस e 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ रहा है ना, log 1 प्लस एक्स और e की पावर x को ध्यान रखना, e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ से होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 केवल। तो इस टाइप में ये चलेगा। तो ये थी लॉगरिथमिक सीरीज की। अब बात करते हैं कुछ लॉगरिथमिक फॉर्मूलों की। लॉगरिथमिक फॉर्मूले, तो बेटा लॉगरिथमिक फॉर्मूले क्या हैं, सबसे पहले देखिए नंबर ए, log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। अगला आता है बेटा log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। अगला आता है बेटा log m की पावर n बराबर होता है n log m। और एक फॉर्मूला है बेटा जो रिलेशन है, अपने पास log जो है वो 2 बेस वाला होता है, ये e बेस है, क्या है, e बेस है इसका। एक होता है बेटा log e बेस और एक होता है बेटा log 10 बेस। तो क्या होता है, रिलेशन होता है log बेस e x, अगर इसको हमें 10 बेस में चेंज करना है तो ये होता है 2.303 log बेस 10 इंटू एक्स। यानी अगर आपको log e का मान दिया है
10 में चेंज करना है तो 2.303 को यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और यदि log 10 में आपको वैल्यू दे रखी है और आपको log e में चेंज करनी है तो आप 2.303 का इसमें क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कुछ log के अपने पास फॉर्मूले थे। अब कुछ सीरीज एक्सपेंशन आते हैं, अब हम बात करते हैं, राइट बेटा। सीरीज एक्सपेंशन में हम सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। किसकी बेटा, साइन थीटा का जो सीरीज एक्सपेंशन होता है, बहुत काम की चीज़ें बेटा। ये होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। फिर इसमें कंडीशन लग जाएगी क्या, कि देखिए यहाँ से अगर थीटा कैसा है, बहुत छोटा है, या ऐसे कह सकते हैं इफ थीटा इज नेग्लिजिबल देन साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, राइट बेटा। अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो साइन थीटा कैसा हो जाएगा बेटा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो देन साइन थीटा नियर इक्वल टू थीटा, क्योंकि इन्हें हम जो हाई पावर वाले हैं इन्हें हम यहाँ से हटा दें। ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत काम आएंगे आपके। अगला आता है बेटा कोस थीटा। कोस थीटा का क्या होता है बेटा, माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर माइनस थीटा 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। और फिर थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ऐसी कंडीशन में कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1 होगा, कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1 होगा, राइट। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है बेटा थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 थीटा 5 अपॉन 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, राइट बेटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। वेयर थीटा, यहाँ जो थीटा है वो किस में है बेटा, रेडियन में है। किस में है, रेडियन में है। तो इस प्रकार हमने सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस की, यानी कुछ डिफरेंशिएशन फॉर्म, डिफरेंशियल कैलकुलस। लेट dv ओवर dt, तो इसका मतलब है बेटा कि v का t के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। फिर सुन लो, इसको बोलने का तरीका क्या है, v का t के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, या ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू t, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल t, यानी टाइम। बोलने का तरीका आपके पास है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि v का स्मॉल t के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, राइट। अपन डिफरेंशिएशन जो होता है, सुने आप, डिफरेंशिएशन सिंबल, डिफरेंशिएशन जो सिंबल होता है उसको हम लिखते हैं किससे, इससे लिखते हैं जैसे d ओवर dx और d ओवर dt,
यानी ये जो है एक ऑपरेटर है, डी ओवर डी एक्स भी एक ऑपरेटर है, डी ओवर डी टी भी एक ऑपरेटर है। यहाँ पर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा और यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी होगा, यानी आपके पास डिफरेंशिएशन सिंबल इस टाइप के होंगे। तो अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आइए बेटा इधर, अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो इधर देखें आप फॉर्मूले क्या हैं। सबसे पहले इधर देखिए, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, x के रेस्पेक्ट में आपको x की पावर n का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है n, इसकी पावर आगे आ जाती है और x की पावर n माइनस 1, ये इसका क्या है, ये इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है, n x की पावर n माइनस 1, राइट। जैसे सपोज मुझे डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। अगला जैसे डी ओवर डी एक्स मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका क्या आएगा, देखो बेटा इसके ऊपर क्या आएगा 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी डी ओवर डी एक्स एक्स का यदि आप क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आएगी, राइट। ऐसे मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताता चल रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी, राइट। अब अपन पढ़ लेते हैं अगला, डी ओवर डी एक्स और e की पावर x, तो इसका e की पावर x ही होगा, राइट बेटा। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। इसके बाद d ओवर डी एक्स लॉग बेस e इंटू एक्स, तो इसका होता है बेटा 1 अपॉन x। क्या होता है बेटा, 1 अपॉन x होता है। और एक होता है बेटा d ओवर डी एक्स a की पावर x, यहाँ a क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका होगा a की पावर x एंड लॉग बेस e a होगा, वेयर a इज कांस्टेंट, राइट बेटा। अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, तो अपन ऐसे बात कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का बेटा क्या होगा, कॉस एक्स। क्या होगा, कॉस एक्स। और डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स की बात करें तो इसका होगा बेटा माइनस साइन एक्स। और डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का होगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स। और यदि डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का लें, सेक एक्स का, तो इसका होगा सेक एक्स टेन एक्स। ये फॉर्मूले हैं बेटा जो आपको लर्न होने चाहिए। डी ओवर डी एक्स सेक एक्स बराबर सेक एक्स टेन एक्स। और इसके बाद अपन ले लेते हैं जैसे डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, तो इसका होगा बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगला होता है डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स, तो इसका बेटा होगा माइनस, देखो सेक एक्स का क्या हुआ, सेक एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का क्या था सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे कॉट एक्स का क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ये इसका होगा बेटा। इसके बाद अगर डी ओवर डी एक्स कोई आपसे कहता है कोई कांस्टेंट वैल्यू है और इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। अगर आपके पास कोई ऐसे कहता है डी ओवर डी एक्स और यहाँ लिख देता है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मतलब एफ और जी एक्स के फंक्शंस हैं, राइट बेटा।
f और g x के फंक्शंस हैं, यानी f और g x पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी f और g कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इसमें ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dx fx प्लस माइनस d/dx gx, ये इस प्रकार हो जाएगा। राइट बेटा, और कुछ फॉर्मूले लेकर के आते हैं हम। देखिए आप इधर, अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, d/dx fg, f और g x के फलन यानी फंक्शंस हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो इसको ऐसे करते हैं बेटा, f को एज इट इज जैसा है वैसा ही, g का डिफरेंशिएशन यानी d/dx किसका डिफरेंशिएशन, g का, फिर प्लस सेकंड वाला कांस्टेंट g, और अब d/dx फर्स्ट वाले का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो किसी मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन का तरीका ये होता है कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। राइट बेटा, इसके बाद फिर आता है d/dx डिवाइड के लिए, जैसे f/g, f/g, तो इसके लिए क्या होता है बेटा, अपॉन यानी g को क्या लेंगे कांस्टेंट, और d/dx f का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर क्या आएगा माइनस, अब क्या आएगा f कांस्टेंट, d/dx अपॉन वाले का क्या कर देंगे बेटा डिफरेंशिएशन। जब हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे तब और ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे आपको कि कैसे किया जाता है। राइट बेटा, इसके बाद अपॉन में आ जाएगा g², ये डिवाइड का फॉर्मूला है। अगर दो क्वांटिटी जो x पर डिपेंडेंट हैं तो इसमें क्या करेंगे, अपॉन वाली राशि को कांस्टेंट यानी एज इट इज रखेंगे और ऊपर वाली राशि का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाली राशि को कांस्टेंट, नीचे वाली का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाली राशि का स्क्वायर यानी g²। कंडीशन ये है कि यहाँ पर f और g x के क्या हैं, फंक्शन है। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी आप ऐसे कह सकते हैं f एंड g आर द फंक्शन ऑफ x, यानी ये x पर डिपेंड कर रहे हैं तभी ये फॉर्मूले यूज होंगे। अगर x पर डिपेंड नहीं करेंगे तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट मानी जाएगी। राइट बेटा, कुछ और फॉर्मूले इसमें, जैसे d/dx, देखिए बेटा, जैसे हमने लिया d/dx और यहाँ लिख दिया sin x²। राइट बेटा, तो इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, देखो इधर, पहले sin x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा cos x²। मैंने बता चुका हूँ साइन का क्या होता है बेटा cos, ये x² का मतलब ये नहीं है sin x का होल स्क्वायर, ये नहीं है बेटा, ये है साइन और इसका जो एंगल है इसका स्क्वायर है। राइट बेटा, तो ऐसी स्थिति में साइन का पहले क्या होगा, फॉर्मूला बताया cos x²। अब x² का करेंगे, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ x²। तो यहाँ से आ जाएगा cos x² और इसका क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और 2 - 1 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x cos x²। ये है sin x² का डिफरेंशिएशन। और यदि आपसे कोई कहता है, इधर देखो d/dt और यहाँ लिखा है बेटा sin x, अब देखो यहाँ पर x t का क्या है, फंक्शन है। यदि x जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ t है, तो अब देखिए बेटा यहाँ से क्या है, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ t है यहाँ x है। अगर यहाँ x होता, सपोज d/dx होता और ये sin x होता, तो sin x का सिंपली क्या हो जाता, cos x हो जाता। राइट, लेकिन यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ t है, बट x जो है वो t का क्या है, फंक्शन है। तो इसके लिए अपन ऐसे लिख देते हैं, इसको देखो, पहले x है तो x के रेस्पेक्ट में d/dx ऐसे लिख दो आप, जो आपको यहाँ दिख रहा है ऐसे लिख देंगे d/dx, फिर यहाँ लिख देंगे sin x
और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। देखो dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा d ओवर dt साइन x। देखो सेम, यानी लिखने का तरीका क्या है बेटा, d ओवर dx और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, dx अपॉन dt। तो अब देखिए d ओवर dx साइन x, तो साइन x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और ये क्या रहेगा dx बाई dt। तो इसका मतलब अगर t के रेस्पेक्ट में साइन x का करेंगे तो साइन x का पहले क्या होगा cos x, फिर x का क्या होगा t के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt, यानी x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। और यदि यहाँ x की जगह t होता तो यहाँ t आ जाता और यहाँ भी t आता, तो t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता। ऐसी कंडीशन में केवल क्या बचता, यहाँ बचता cos t। आई बात समझ में कि नहीं। देखो यहाँ पर cos x dx अपॉन dt, अगर सपोज यहाँ पर भी x होता तो यहाँ पर क्या आता बेटा साइन x का। देखो यहाँ पर यहाँ x होता तो यहाँ भी क्या आ गया x आ गया, यहाँ भी क्या आता x आता, इससे ये कैंसिल हो जाता, क्या बचता cos x। और अगर सपोज यहाँ क्या था अपने पास t और हमने क्या लिखा इसको साइन x का क्या लिखा cos x और फिर क्या लिखा dx अपॉन dt। अगर सपोज यहाँ t होता तो यहाँ भी t होता, तो फिर यहाँ भी t होता, तो फिर क्या होता cos t होता और t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता, तो ये आंसर क्या आता cos t। लेकिन यहाँ पर क्या था बेटा x था, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। तो इस प्रकार हमने कुछ क्या पढ़े, अवकलन के फॉर्मूले पढ़े, राइट बेटा। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ इंटीग्रेशन फॉर्मूले। आइए इधर, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन फॉर्मूले। अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं बेटा। देखो इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, इधर समझें। एक होता है डेफिनेट, एक होता है डेफिनेट और एक होता है बेटा इनडेफिनेट। देखो इधर एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट, दोनों को समझिए। इनडेफिनेट का मतलब ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, और यहाँ पर अगर विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे dx, न कि d ओवर dt। d ओवर dx या d ओवर dt किसका ऑपरेटर होता है, डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन के लिए क्या साइन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट का मतलब है अगर ये इंटीग्रेशन जिस पर लिमिट नहीं है, और डेफिनेट का मतलब होता है dx, और यहाँ लिख दूँ x1 to x2। तो देखो यहाँ एक कंडीशन लग गई कि dx यानी x की वैल्यू में जो चेंज है वो x1 से x2 तक है, यानी ये फिक्स है, यानी ये हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं डेफिनेट, यानी इससे आगे नहीं जा सकते। इनडेफिनेट का मतलब dx का इंटीग्रेशन है लेकिन कहाँ तक, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। देखो इसको क्या कहते हैं लिमिट, यानी लिमिट में है तो डेफिनेट है, और बिना लिमिट के है तो कैसा है, इनडेफिनेट है। जैसे मैंने कहा कि आपको 2 मीटर से 4 मीटर तक चलना है तो मैंने आपकी रेंज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। लेकिन मैं ये कहूँ कि सिर्फ आपको चलना है, इसका मतलब मैंने आपको कोई लिमिट नहीं दी। ऐसी स्थिति में आप कहीं तक भी जा सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है आपकी बेटा, इनडेफिनेट कहलाती है। और जब इंडेफिनेट का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें प्लस सी आता है। प्लस सी का मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी उसकी जो कांस्टेंट है उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, यानी यहाँ कोई लिमिट नहीं है। कोई भी कैंडिडेट अगर लिमिट नहीं दोगे कहीं भी जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, प्लस सी आएगा, और प्लस सी की वैल्यू हम लिमिट लगा करके डिफाइन करते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसकी इनिशियल कंडीशन से हम सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जब हम इनको यूज करेंगे तब आपको बताएंगे। और ये है यहाँ सी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से लिमिट डिफाइन है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट की कोई जगह नहीं होती है। बस इतना ध्यान रखना है, लिमिट होने पर सी नहीं आएगा और लिमिट न होने पर प्लस सी आएगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसके कुछ फॉर्मूले।
राइट बेटा। आइए इसके फॉर्मूलों में सबसे पहले जैसे dx ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c आएगा क्योंकि लिमिट नहीं लगी है, इसलिए मैं जितने भी फॉर्मूले लिखूंगा वो मैं प्लस c के साथ लिखूंगा, इसलिए मैं बार बार c नहीं लिखूंगा। आपको मैंने एक बार बता दिया, अगर लिमिट नहीं है तो c आएगा और लिमिट लगी है तो c नहीं आएगा, इसलिए मैं बिना c के ही सारे मान लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद यदि आपसे इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, x। कैसे आ जाएगा, देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हो, और ऐसे लिख सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ देखो इस फॉर्मूले में n का मतलब कितना, यहाँ 0 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो कितना बचेगा, x की पावर 1/1 बराबर x। इसलिए dx का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ कोई कांस्टेंट राशि है और यहाँ क्या है बेटा dx है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हो जाएगा कांस्टेंट इंटू x हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपको ये सीख लेना चाहिए कि समाकलन अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है। अवकलन का मतलब होता है किसी राशि को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, और समाकलन का मतलब होता है कि किसी राशि को जोड़ देना। यानी जब कोई राशि बहुत छोटी होती है तो उन सभी राशियों को समाकलन के रूप में ऐड किया जाता है, यानी उनका समेशन किया जाता है, राइट बेटा। तो अवकलन का मतलब है तोड़ना और समाकलन का मतलब है जोड़ना, इसलिए समाकलन अवकलन का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे अभी हमने log x का अवकलन क्या पढ़ा था, 1/x, और यदि 1/x इंटू डी एक्स का समाकलन पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा log बेस e इंटू एक्स, log बेस e इंटू एक्स। लेकिन बेटा इस फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला कब काम करता है, when n डज नॉट इक्वल टू -1। अगर यहाँ n की जगह -1 आ गया तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब n का मान -1 नहीं होना चाहिए, फिर कुछ भी हो, लेकिन n का मान माइनस क्यों, कि अगर n का मान -1 हो गया तो देखो x -1 dx, तो x -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x, तो 1/x का बेटा क्या होगा, log x होगा। क्या होगा बेटा, log x होगा, न कि इस फॉर्मूले से। इसलिए ये फॉर्मूला n डज नॉट इक्वल टू -1 के लिए अप्लाई होता है, यानी -1 को छोड़ करके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर n का मान -1 है तो फिर इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, अवकलन क्या होता था, cos x, तो समाकलन होगा -cos x, और cos x इंटू डी एक्स का अवकलन होता था -sin x, तो समाकलन होगा sin x। ये ध्यान रखना है बेटा, क्या होगा, sin x। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec² x जैसे इंटू डी एक्स, मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि tan x का अवकलन क्या होता था, sec² x। अब sec² x का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, tan x। sec² x dx का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x। sec x का अवकलन क्या होता था, sec x tan x, तो sec x मैंने बोला है कि समाकलन अवकलन का अपोजिट है। sec x tan x इंटू डी एक्स, इसका समाकलन क्या होगा, sec x। sec x tan x बराबर sec x, इसका क्या होगा, समाकलन होगा। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे प्रोडक्ट में पढ़ा था, ये थोड़ा सा आपको लेवल का क्वेश्चन है जो 12th मैथ में पढ़ते हैं आप, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, तो आइए देखिए बेटा, अगर समाकलन gx और fx dx है,
अब आपको इसका समाकलन करना है, तो सुनिए बेटा इसका समाकलन क्या होगा। सुने आप ध्यान से। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन fx dx, राइट बेटा, माइनस फर्स्ट का अवकलन d/dx gx एंड सेकंड का समाकलन fx dx, और फिर इसका समाकलन, फिर इसका समाकलन। सुन लो ध्यान से। अब फर्स्ट एज इट इज, अगर दो राशियां गुणा में हैं यानी मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट में हैं और ये दोनों x का फंक्शन है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस टोटल का फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये है प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट बेटा। इसके बाद जैसे अगर आपसे पूछता है साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स, बेटा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले साइन का समाकलन करिए। तो साइन का समाकलन क्या है बेटा, साइन का समाकलन क्या है, माइनस कॉस, ब्रैकेट में क्या है ax प्लस बी, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ब्रैकेट में क्या राशि है, ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना है। अब फिर सुन लें, पहले तो हमने साइन का क्या किया, इंटीग्रेशन, क्या आ गया, माइनस कॉस ax प्लस बी, लेकिन इस ब्रैकेट में विद रेस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पर ये ax प्लस बी, a और b क्या है, कांस्टेंट हैं, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करिए। देखो विद रेस्पेक्ट टू s, d/dx ax प्लस बी का क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन। तो इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा d/dx ax प्लस d/dx, ये क्या हो जाएगा b, और बेटा a क्या है, कांस्टेंट, तो ये वहीं रहेगा। अगर ये x है तो x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा 1, और प्लस v क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ से कितना आ गया a। तो हमने ax प्लस b का क्या किया बेटा, डिफरेंशिएशन क्या आया a, और जो डिफरेंशिएशन आता है उसे कहाँ लिख देते हैं, डिवाइड में। कहाँ लिख देते हैं, इसके डिवाइड में। सुन लें आप, फिर पहले साइन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस ax प्लस बी, फिर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आएगा a, और जो वैल्यू आती है उसे कहाँ पहुँचा देते हैं, डिवाइड में। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, जैसे कॉस ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो कॉस का क्या होगा बेटा, साइन ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a अपॉन में क्या आ जाएगा, a। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। एक आता है जैसे, और बताता हूँ आपको, अगला जैसे हमारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स, तो इसका होता है बेटा e की पावर x। सुने, अगर आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हो तो भी e की पावर x होगा, और इंटीग्रेशन करते हो e की पावर x का तो भी e की पावर क्या होगा, x होगा। लेकिन अगर ऐसे आ गया ax प्लस बी डी एक्स, तो मैंने क्या बोला, e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, लेकिन अब ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी बताया a होगा, और a कहाँ आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा। मैंने पहले बोला e की पावर x का e की पावर x, ये टोटल राशि को क्या मान लिया, x, फिर ax प्लस बी का करेंगे, जैसे यहाँ भी तो कर रहे हैं e की पावर x का e की पावर x, फिर x का करते हैं तो 1 होता है, तो डिवाइड में 1, इसलिए उसको लिखते नहीं। ax प्लस बी का करेंगे तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a, और उसे कहाँ पहुँचा देंगे, डिवाइड में। इस प्रकार हो जाएगा। और एक इंटीग्रेशन आता है बेटा 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू dx, तो इसका आंसर होता है बेटा साइन इनवर्स। ये सब चीज़ें बेटा मैथ 12th क्लास की हैं, लेकिन फिर भी अभी आवश्यक फॉर्मूलों को आप सीख लीजिए, क्योंकि ये हमारी नीड है। a कांस्टेंट है, x क्या है, कोई फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। साइन इनवर्स आपको सिखा देंगे समय आने पर, अभी आप इतना सीख लीजिए, साइन इनवर्स x अपॉन a इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। अब एक पॉइंट और रह जाता है, और वो ये है
कि अपनी फिजिक्स में नेचुरल फोर्स जो हैं वो 4 हैं। नेचुरल फोर्स या नेचुरल फोर्सेस कितने हैं अपने पास? 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं बेटा? जो प्रकृति के फोर्स हैं या जो नेचुरल फोर्स हैं, जिनको फंडामेंटल फोर्स कहते हैं, वो 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। और बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हम चैप्टर किस में पढ़ेंगे? 8 में, ग्रेविटेशनल में, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, राइट बेटा। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा है बेटा वीक फोर्स। और चौथा है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्स हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ जानें, क्या जानें? स्ट्रेंथ। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें बेटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे। F ग्रेविटेशनल रेशियो, F, वीक का मतलब W, रेशियो F, E का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और रेशियो F न्यूक्लियर फोर्स। इनका जो रेशियो होता है बेटा, स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 1:10⁻²⁵, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38। यानी कम रेंज में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे हल्का फोर्स होता है। यानी अगर हम रेंज कम हो, क्या होनी चाहिए बेटा? रेंज कम होनी चाहिए। जैसे एक होती है मान लो जैसे 1600 मीटर की दौड़, और एक होती है 100 मीटर की दौड़। तो जो 100 मीटर की रेस है ना, वो कम रेंज की है। तो 100 मीटर की रेंज में सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स जो है, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, वो कौन है? 10⁻38, यानी न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10⁻38 स्ट्रॉन्ग है, ये ध्यान रख लेना। और उसके बाद आता है वीक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल से तो वीक फोर्स भी कैसा है? ज़्यादा पावरफुल है। और इससे पावरफुल कौन है? देखिए सबसे वीक कौन है? ग्रेविटेशनल। उसके बाद आता है वीक फोर्स, उसके बाद आता है इलेक्ट्रो। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? न्यूक्लियर फोर्स की है। ग्रेविटेशनल मैंने बता दिया बेटा, किसी 2 मासेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वीक फोर्स बेटा जब अल्फा बीटा डिके पढ़ते हैं अपन, यानी ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन में ये उत्पन्न होता है वीक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जब 2 चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है। और न्यूक्लियर फोर्स होता है जब न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्यों पावरफुल है? क्योंकि न्यूक्लियाई में कौन होते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और 2 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स। और फिर भी वो न्यूक्लियस में हैं, इसका मतलब कोई फोर्स है जो उन दोनों को एक दूसरे के पास बनाए रखे है। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स। आप बताइए, एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को देखते ही दूर हट रहे हैं, और दोनों को यदि कोई तीसरा फोर्स नज़दीक रख रहा है तो वो सबसे शक्तिशाली होगा, राइट बेटा। जैसे मान लो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में क्या है? अगर कोई विवाद है सीमा को लेकर के, तो इन दोनों में क्या है? रिपल्सन फोर्स है। और यदि इन दोनों की कोई दोस्ती करा देता है तो वो तीसरा व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति होगा। ऐसे नहीं है कि किसी ग्राम पंचायत का कोई पार्षद जा करके उन दोनों का समझौता नहीं करवा सकता, कोई तीसरी शक्ति ही उन दोनों का समझौता। इसलिए सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिन्हें आप लर्न कर लोगे तो फिजिक्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन फॉर्मूलों से। धन्यवाद।